बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगेन रॉबर्ट ब्राउनिंग और उसकी पोएम है एंड्रिया डेल सार्टो, जिसे कहा जाता है अ पॉडलेस पेंटर। ठीक है, अब अगेन एक पेंटर की कहानी, ठीक है, और एक आर्टिस्ट की कहानी जो अगेन यहाँ पे दिखाई जा रही है। एक अगेन हम यहाँ पे एक ड्रामेटिक मोनोलॉग देखते हैं, इस नैरेटेड बाय रेनेसेंस पेंटर Andrea del Sarto to his wife Lucrezia. They live in Florence. Andrea begs Lucrezia that they end a quarrel over whether the painter should sell his paintings to a friend of his wife's. ठीक है, अब यहाँ पे जो है एंड्रिया क्या कहता है, लुक्रीजिया को बेग करता है कि अब उनको ये लड़ाई खत्म करनी है, किसके ऊपर, कि वेदर पेंटर जो है उसको अपनी पेंटिंग जो है वो एक फ्रेंड ऑफ हिज वाइफ, ठीक है, अपनी पेंटिंग जो है ऑफ अ फ्रेंड ऑफ हिज वाइफ, जो कि उसकी फ्रेंड उसके फ्रेंड को बेचनी है, उनको बेचनी चाहिए या नहीं, जो कि उसकी बीवी की है। ही एक्वायर्स टू हर विश, और वो जो है उसकी विश पे वो मान जाता है, एंड प्रोमिसेस, और उसके साथ वो प्रॉमिस करता है he will give her money if she will only hold his hand and sit with him by the window from which they can survey Florence। ठीक है, और वो कहता है कि वो उसकी विश उस सूरत में पूरी करेगा और उसको मनी भी देगा अगर जो है वो उसका जो है होल्ड करेगी उसका हैंड और उसके साथ उस विंडो पे बैठेगी जिससे वो सर्वे करेंगे फ्लोरेंस का। He admits to feeling a deep melancholy in which a common grayness silvers everything। ठीक है, और वो जो है एक डीप मेलेंकली में होता है, गम में होता है, जिसमें के एक कॉमन ग्रेनेस होती है, सिल्वर्स एवरीनेस। ठीक है, एक कॉमन ग्रेनेस होती है जो कि हर चीज पे छाई हुई होती है। सिल्वर्स एवरीथिंग बिखरी हुई होती है, सिल्वर का मतलब यहाँ पे बिखरना होगा। एंड होप शी कैन पुल हिम फ्रॉम इट, और उसको लगता है कि शायद उसकी बीवी जो है शायद उसको ये पेंटिंग ना बेचने दे। ही टेल्स हर दैट इफ शी वर टू स्माइल फॉर हिम, और वो उसको बताता है अगर वो उसके लिए मुस्कुराएगी ही वुड बी एबल टू पुल हिमसेल्फ फ्रॉम सच सैडनेस, और वो जो है इस सैडनेस से शायद बच जाएगा। ठीक है, और होप करता है कि उसकी बीवी जो है उसको इस ग्रेनेस सिल्वर्स जो कि उसकी मेलंकली होती है शायद उससे बचा लेगी। Andrea considers himself a failure as an artist because Lucrezia has lost her first pride in him, and because he has only one talent, the ability to create faultless painting। एंड्रिया जो है अपने आप को एक फेलियर कंसीडर करता है एज एन आर्टिस्ट। क्यों? बोथ बिकॉज लुक्रेजिया हैज लॉस्ट हर फर्स्ट प्राइड, क्योंकि लुक्रेजिया जो है उसके ऊपर अपना फर्स्ट प्राइड जो है वो लॉस्ट कर चुकी होती है, और नंबर टू ये कि वो एक फॉल्टलेस पेंटिंग्स करता था, वो उसके अंदर एक एबिलिटी थी कि वो फॉल्टलेस पेंटिंग करता था। दो मैनी प्रेज हिम फॉर क्रिएटिंग फ्लॉलेस रिप्रोडक्शन व्हिच ही एडमिट्स ही डज इजीली with no sketches first, no studies। ठीक है, और वो ये एडमिट भी करता है कि भाई वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, लेकिन एंड्रिया इज अवेयर दैट हिज वर्क लैक्स द स्पिरिट एंड सोल that blessed his contemporaries Raphael and Michael Angelo भी जिसे कहते हैं। Considering himself only a craftsman, he knows they are able to glimpse heaven, whereas he is stuck with earthly inspiration। अब वो कहता है कि भाई उसके जो कंटेम्पोरेरीज होते हैं जिसमें माइकल एंजेलो और राफेल होते हैं, वो तो स्पिरिट और सोल दोनों जो है वो बना लेते हैं, यानी कि अपने वर्क के अंदर, लेकिन जो है एंड्रिया जो है इनमें लैग करता है। और जो उसके कंटेम्पोरेरीज होते हैं वो तो जो है इतनी उनकी अच्छी क्राफ्टमैनशिप होती है कि वो इतने अच्छे क्राफ्टमैन होते हैं कि वो हेवन भी क्रिएट कर देते हैं, वेयर एज ही स्टक विद अर्थली इंस्पिरेशन। ही सर्वेज अ पेंटिंग दैट हैज बीन सेंट टू हिम। अब यहाँ पे देखें एक थीम आ रही है अर्थली इंस्पिरेशंस की, कि रोमांटिसिज्म में क्या था, इमेजिनेटिव वर्ल्ड थी। ठीक है, रोमांटिसिज्म में इमेजिनेटिव वर्ल्ड, हेवनली वर्ल्ड, उसके बारे में ज्यादा लिखा जाता था। विक्टोरियन एज जो है वो आफ्टर रोमांटिसिज्म आई थी, और विक्टोरियन एज में जो अर्थ पे जो प्रॉब्लम्स थे या अर्थली जो एक
आर्ट था या अर्थ के ऊपर जो इश्यूज थे या खूबसूरती थी उसके ऊपर ज्यादा लिखा जाता था। तो दैट्स वाई यहाँ पे उसकी जो पेंटिंग्स होती हैं वो रियलिटी को तो ग्लिम्स करती हैं लेकिन इमेजिनेशन को ग्लिम्स नहीं करती, जबकि उसके जो कॉन्टेम्पोरेरीज थे वो इमेजिनेटिव लिखा करते थे, हेवनली लिखा करते थे। ठीक है, तो इन केस एंड्रिया जो है वो मे बी जो है ब्राउनिंग हिमसेल्फ है। He surveys a painting that has been sent to him and notes how it has imperfections he could easily fix, but a soul he could never capture. ठीक है, अब वो जो है क्या होता है, वो एक पेंटिंग को सर्वे करता है, देख रहा होता है, that has been sent to him, जो उसको भेजी गई, and notes how it has imperfections, और वो देखता है कि इसके अंदर कितनी imperfections हैं जो कि वो easily fix कर सकता है, लेकिन उसके अंदर वो soul क्रिएट नहीं कर सकता। ही कुड नेवर कैप्चर, उसकी सोल को वो कैप्चर नहीं कर सकता। He begins to blame Lucrezia for denying him the soul that could have made him great, और वो जो है ब्लेम करता है लुक्रेजिया को कि जो उसको डिनाई करती है कि डिनाई हिम द सोल दैट मेड हिम ग्रेट, कि वो सोल जो कि उसको ग्रेट बनाएगी, जिसने उसको ग्रेट बनाया, while he forgives her for her beauty, he accuses her of not having brought a mind that could have inspired him। और वो उसको कहता है, जब उसको while he forgives her, जब वो उसको forgive करता है for her beauty, उसकी ब्यूटी की वजह से, तो वो एक्यूज करता है उसको कि उसके अंदर एक माइंड ही नहीं है जो कि इंस्पायर दैट हैव इंस्पायर्ड हिम, जो कि उसको इंस्पायर कर सके। he wonders whether what makes him contemporaries great is lack of a wife, और वो इमेजिन करता है कि उसके कॉन्टेम्पोरेरीज ग्रेट क्यों है, क्योंकि उनके पास वाइफ नहीं है। ठीक है, एंड्रिया रेमिनिसेस ऑन देयर पास्ट, फिर वो जो है अब यहाँ पे इंटीरियर मोनोलॉग है। ठीक है, स्विच ओवर कर रहा है, कभी वो अपनी बीवी के ऊपर, बीवी पे फोकस करता है, कभी पेंटिंग को फोकस करता है, अब वो अपने पास्ट में जाता है क्योंकि इंटीरियर मोनोलॉग है, तो वो पास्ट में अचानक से चला जाता है ड्यू टू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, दैट इज द चेन ऑफ थॉट। Long before he had painted for a year in France, for an year होगा, एन आएगा यहाँ पे, आ लिखा हुआ है, for an year in France for the royal court producing work of which both he and Lucrezia were proud। अच्छा, लॉन्ग बिफोर जब वो पेंट करता है फॉर एन ईयर इन फ्रांस रॉयल कोर्ट के लिए, जो कि प्रोड्यूस करता है वर्किंग ऑफ विद बोथ ही एंड लुक्रीजिया वर प्राउड, ऐसा उसने वर्क बनाया, आर्ट क्रिएट किया जिसमें वो और लुक्रीजिया दोनों बहुत प्राउड थे। बट व्हेन शी ग्रू रेस्टलेस, जैसे ही वो रेस्टलेस हुई, दे सेट ऑफ फॉर इटली, वो इटली चले गए, वेयर दे बॉट अ नाइस हाउस विद द मनी एंड ही बिकेम लेस इंस्पायर्ड आर्टिस्ट। यहाँ पे उन्होंने घर तो खरीद लिया पैसों के साथ, लेकिन यहाँ पे वो लेस इंस्पायर्ड आर्टिस्ट के तौर पे सामने आया, जबकि इससे पहले जो है वो जब फ्रांस में था तो वो अच्छा एक आर्टिस्ट था। However, he contemplates that it could have gone no other way since fate intended him to be with Lucrezia, और वो फिर ये contemplate करता है कि it could have gone no other way, कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जबकि फेट ने ये इरादा कर लिया है कि वो लुक्रीजिया के ही साथ रहे, एंड ही होप्स फ्यूचर जनरेशन विल गिव हिम हिज चॉइसेस, और वो होप करता है कि उसकी फ्यूचर जनरेशंस जो हैं वो उसकी इस चॉइसेस को फॉरगिव कर देंगी। एज एविडेंस ऑफ हिज टैलेंट he recalls how Michelangelo once complimented his talent to Raphael, but quickly loses that excitement as he focuses on the imperfections of painting in front of him and his own failing. He begged Lucrezia to stay with him more often, sure that her love will inspire him to greater achievement। वो लुक्रीजिया को बेग करता है कि अगर उसकी मोहब्बत जो है उसने अगर उसको इंस्पायर कर दिया तो वो ग्रेटर अचीवमेंट्स तक जा सकता है, एंड ही कुड देयर बाय अर्न मोर, गिव मोर, और इस तरह से वो ज्यादा अर्निंग कर सकता है, ज्यादा का पैसा कमा सकता है और उसको और भी ज्यादा दे सकता है। यानी कि यहाँ पे कुछ लुक्रीजिया जो है वो क्या है, इस called from outside by her cousin who is implicitly her lover। अब क्या होता है कि लुक्रीजिया जो है उसको बाहर से एक आवाज आती है जो कि
उसका कजन होता है, उसको बाहर बुलाता है, हु इज इम्प्लिसिटली हर लवर, जो कि इम्प्लिसिटली उसका लवर होता है। एंड एंड्रिया बेग्स हर टू स्टे, और एंड्रिया उसको कहता है कि शी शुड स्टे विद हिम। ही नोट्स दैट द कजन हैज लॉन्स दैट नीड पेइंग, और उसको वो ये नोट करता है कि कजन के ऊपर कुछ लॉन्स है जो कि उसने पे करने हैं। एंड सेज ही विल पे दोज इफ शी स्टेज, और वो कहता है कि वो पे कर देगा अगर वो स्टे करती है। शी सीम्स टू डिक्लाइन द ऑफर एंड टू इंसिस्ट शी विल लीव, और ऐसा लगता है जैसे वो ऑफर ठुकरा देती है और वो इंसिस्ट करती है कि वो लीव, वो छोड़ देगी। इन द पोएम्स फाइनल सेक्शन, Andrea grows melancholy again and insists he does regret little, would change still less. और एंड में जो है एंड्रिया दोबारा से एक मेलनकली, एक गम की स्टेज में होता है, और वो इंसिस्ट करता है, अगेन इंसिस्ट ही डज रिग्रेट लिटिल, और वो क्या इंसिस्ट कर रहा होता है कि जो उसने किया, रिग्रेट लिटिल किया, वुड चेंज स्टिल लेस, शायद वो कुछ कम चेंज उसके अंदर आ सके। ही जस्टिफाइज हैविंग फ्लेड फ्रांस, और वो जस्टिफाई करता है कि वो फ्रांस से भाग गया। एंड सोल्ड आउट हिज आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी एंड प्रेजेस हिमसेल्फ फॉर हिज प्रोलिफिक फॉल्टलेस पेंटिंग, और वो जो है उसने अपनी इंटेग्रिटी को सोल आउट कर दिया और अपने आप को प्रेज किया फॉर हिज प्रोलिफिक फॉल्टलेस पेंटिंग, ठीक है, और प्रेज करता रहा अपनी प्रोलिफिक फॉल्टलेस पेंटिंग्स की वजह से। ही नोट्स अगेन दैट लुक्रीजिया इज पार्ट ऑफ हिज फेलियर बट इंसिस्ट दैट शी वाज हिज चॉइस, और वो कहता है कि लुक्रीजिया भी उसका पार्ट ऑफ फेलियर थी, लेकिन वो क्या थी, शी वाज हिज चॉइस, लेकिन वो क्योंकि उसकी चॉइस थी। फाइनली ही गिव्स हर लीव टू गो टू हर कजन, और फाइनली वो उसको कहता है कि शी शुड गो विद हर कजन, ठीक है, उसको लीव दे देता है, छोड़ देता है। यहाँ पे इसका क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। एंड्रिया डेल सार्टो इज यूनिक इन ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग ओवर बिकॉज of its incredibility, melancholic tone, and pessimistic view of art. The voice, as well drawn as usual, falls into blank verse, unrhymed, mostly iambic lines, but lacks the charisma of most of Browning's speakers. It is fitting choice since the character's basic approach to his dilemma is a rational dialect one. He follows several lines of thought in trying to find who or what is to blame for his unhappiness, reasoning through each option until he wears himself out. The piece veers between extreme moods and thought without any clear separation, suggesting the rhythm of depressive, desperate thought. The irony is that his ability to rationalize does not mean he gets everywhere closer to truth, or that he is free from severe psychological hangs up. First, a bit of history is useful, as with this poem's companion piece. Fra Lippo Lippi, Browning was inspired towards his subject by Vasari's Lives of Artists, which tells how Andrea was famous in his days for his ability to paint faultless work, though he was later eclipsed in greatness by his contemporaries. ठीक है, अपने contemporaries की वजह से वो eclipse हुआ, यानी कि eclipse यानी कि उसका downfall हुआ compared with those whose work with his looked vicious. दूसरों की compared with those work his look vicious, जिनके काम के साथ जब इसका वर्क कंपेयर किया जाता था तो वो विशियस लगता था। अदर हिस्टोरिकल डिटेल ब्राउनिंग ड्रॉज अपॉन इज पेंटर्स आर्टिस्टिक लाइफ। अब यहाँ पे जो है ब्राउनिंग जो है, जो एक मेन पॉइंट है, वो है पेंटर्स आर्टिस्टिक लाइफ। ही हैज पेंटिंग फॉर द फ्रेंच किंग फॉर अ व्हाइल until he and his wife Lucrezia took their bounty and went to Florence, ठीक है। अब वो जो है सबसे पहले तो किंग के लिए पेंटिंग करता है, फिर वो लुक्रेजिया एंड अंटिल वो और उसकी वाइफ लुक्रेजिया जो है टुक देयर बाउंटी, अपने पीक पे होते हैं, और फिर वो फ्लोरेंस चले जाते हैं, वेयर दे यूज द मनी टू बाय अ वंडरफुल हाउस। Andrea's basic dilemma can be boiled down to one that still resonates with artists today. Should he pursue high art or commercial art? अब यहाँ पे देखें कि इंडिया का बेसिक डिलेमा क्या है, बॉइल डाउन टू वन दैट स्टिल रेजोनेट, जो कि रेजोनेट कर रहा होता है। रेजोनेशन क्या होती है, फ्रंट एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट विद आर्टिस्टिक टुडे, कि अब उसको ये कमर्शियल आर्ट कंटिन्यू करना है, परस्यू करना है, या फिर हाई आर्ट परस्यू करना है।
Obviously, the two are not mutually exclusive, but the pursuit of former demands great ambition and a willingness to fail. Obviously, the two or not mutually exclusive, ठीक है? But दोनों जो है, दोनों आर्ट जो है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बट द परस्यूट ऑफ द फॉर्मर डिमांड्स ग्रेट एम्बिशियस. लेकिन वो जो हाई आर्ट है, जो कि एक किंग आपसे डिमांड करता है, उसके ग्रेट एम्बिशियस है एंड अ विलिंगनेस टू फेल. और उसमें क्या है, एक willingness said to fail, whereas the later can be produced according to more easily recognizable formula. जबकि दूसरा जो कमर्शियल आर्ट है, वो एक रिकॉग्नाइजेबल फार्मूला का मतलब ये है, कैटेगराइजेबल फार्मूला, यानी कि जो ट्रेडिशनली आपको करना होता है. एंड्रिया एक्नॉलेजेस दैट एन आर्टिस्ट ought be drawn towards the demand of high art. अब वो हाई आर्ट किसे कहता है, जो कि वो अपनी मर्जी से करना चाहता है, ठीक है, कि वो कहता है कि एक आर्टिस्ट को जो है ड्रॉन होना चाहिए टुवर्ड्स हाई आर्ट which pushes him to reach for the heavens, जो कि उसको heavens तक ले जाए. A man's reach should exceed his grasp or what is heaven for. Yet he repeatedly chooses to stay earthbound, choosing to create paintings for money, to stay within his comfort realm in which he can create faultless painting without any difficulty and thereby maintaining a high standard of living. He spends the monologue seeking the cause of his choice. The most common cause he returned to is to his wife, so much so that he wonders whether his more acclaimed contemporaries have perhaps gained in ambition by lacking a wife. और वो जो है स्पेंड करता है मोनोलॉग सीकिंग द कॉज ऑफ हिज चॉइस. ठीक है, वो जो है मोनोलॉग जो कि सीक करते हैं कॉज ऑफ हिज चॉइस, उस पर स्पेंड करता है, द मोस्ट टाइम स्पेंड करता है. द मोस्ट कॉमन कॉज ही रिटर्न टू हिज वाइफ. तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या था कि वो अपनी वाइफ के पास वापस आ जाता. सो मच सो दैट ही वंडर्स वेदर हिज मोर acclaimed contemporaries have perhaps gained in ambitions by lacking wife. कि वो वंडर करता है कि उसके जो मोर एक्लेम्ड कॉन्टेम्पोरेरीज हैं, शायद वो अपने एम्बिशंस में इसलिए कामयाब हो गए हैं कि उनके पास वाइफ नहीं है. इट्स क्लियर दैट ही इज अंडर लुक्रीजियाज थंब. अब यहाँ से बोथ एट द बिगनिंग, इसका मतलब ये है कि वो अंडर प्रेशर था किसके, लुक्रीजिया के, in which he acquiesces to painting for the sake of her friends even as it bothers him, unless in which वो जो है उसको accuses करता है to painting for the sake of her friends. ठीक है, इवन एज इट बॉदर्स हिम, यहाँ तक कि वो क्या करता है कि जी वो पेंटिंग सेल कर देगा, एंड एट द एंड व्हेन ही सेंड्स हर ऑफ टू कजन हु इज मोर देन लाइकली अ लवर. और फिर फाइनली क्या होता है, एंड क्या होता है कि वो उसको उसके कजन के पास भेज देता, जो कि who is more than likely a lover, जो कि एक लवर से कहीं ज्यादा आगे था, and whose depths Lucrezia forces her husband to work in order to pay. और जिसकी वजह से लुक्रीजिया जो है अपने हस्बैंड को फोर्स कर रही होती है कि वो ज्यादा कमाए ताकि वो उसको पे कर सके. एंड येट फॉर ऑल द इम्यूनेशन ही हैज टू डिस्पाइज हर. और इन्हीं तमाम इम्यूनेशंस की वजह से अब ही हैज टू डिस्पाइज हर, उसको डिस्पाइज करना है. एंड्रिया कॉन्सिस्टेंटली पुल्स हिज पंचेस. एंड्रिया जो है कॉन्सिस्टेंटली जो है वो पुल करता है उसके पंचेस को. ही एक्यूजेस हर ऑफ इनफिडेलिटी, वो उसको धोखेबाजी पे एक्यूज करता है, ऑफ लैक ऑफ फेथ इन हिज आर्ट, और ये कि वो लैक करती कि भाई उसको अपने हस्बैंड के आर्ट पे कोई यकीन नहीं है, एंड ऑफ नॉट मेकिंग अ माइंड बट ईच टाइम रिट्रीट्स एंड फॉरगिव्स हर एवरीथिंग. और ईच टाइम जो है रिट्रीट करती है, फॉरगिव करती है हर एवरीथिंग. तो अब क्या है, टाइम एंड टाइम अगेन ही कम्स बैक टू हिमसेल्फ इंसिस्टिंग दैट ही चोज हर. अब जो है वो सोचता ये है कि भाई एक वापस अपनी तरफ आता है. पहले तो वो अपनी बीवी को एक्यूज करता है ना, कि मतलब वो जो है अपने एक्स लवर की खातिर जो है अपने हस्बैंड से डिमांड करती रही मजीद पैसों की, ताकि वो उसके लोन उतार सके, यानी कि अपने लवर के लोन उतार सके. अब जो है वो पहले तो ये एक्यूज करता है जब वो अच्छा पेंटर नहीं बन पाता कि
शायद जो बाकी कॉन्टेम्पोरेरीज है उनके पास वाइफ नहीं है, इसलिए वो ज्यादा कामयाब है और वो लुक्रीजिया के जो है वो अंडर हैंड है। लेकिन बाद में जब वो जो है लुक्रीजिया जो है वो उसको धोखा देती है, तो फिर जो है वो क्या करता है, अपने बारे में सोचता, पहले तो वो उसको कहता है कि भाई तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि भाई चॉइस तो मेरी थी ना कि मैंने लुक्रीजिया को चूज किया। One question that then emerges is, does he his refusal to directly confront her reveal a kindness in him or a weakness, a fear of recognition, his own inability to confront her, and by extension himself? अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन कि जो फिर इमर्ज होता है वो क्या है, डज हिज रिफ्यूजल टू डायरेक्टली कन्फ्रंट हर रिवील अ काइंडनेस, कि क्या उसका रिफ्यूजल कि वो डायरेक्टली कन्फ्रंट करे उससे, वो रिवील करता है काइंडनेस हिम या वीकनेस, कि वो अपनी बीवी से डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करता। तो अब वो उसकी काइंडनेस थी या वीकनेस थी? अ फियर ऑफ रिकॉग्निशन, his own inability to confront her, and by extension himself। ठीक है, खुद को वो रोक लेता है, या जो भी उसकी का जो है उसके अंदर कोई फियर होता है of recognizing his own inability। His idea of ambition and great art seems well founded and fall into philosophy. Browning often espoused the doctrine of the imperfect. Like many artists before and after him, Browning believed that art has to be willing to fail। ठीक है, ग्रेट आर्ट जो है उसके अंदर एक विलिंग होनी चाहिए कि वो फेल होगा। Whereas an artist like Andrea, who refuses to compromise his ability for faultless work, can only produce pretty pictures that reveal no depth of humanity। जब हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं ना कि जी हमने इसी तरह की पेंटिंग्स प्रोड्यूस करनी है और फॉल्टलेस वर्क बनाना है, तो फिर क्या होता है, वो कहता है कि वो डेप्थ कोई भी रिवील नहीं कर पाते डेप्थ ऑफ ह्यूमैनिटी को। तो इट मींस कि एंड्रिया में प्रॉब्लम था। Perhaps the most telling irony of poems come in speaker's continual return to the painting that sit in the room, or continue, perhaps most telling irony poem क्या थी, come in the speaker continual return to painting। तो कि वो continual उसका जो return होता है towards painting, जो कि that sits in the room, जो कि रूम में होती है। he constantly notes how its arms is imperfect and how he could fix it। और वो कॉन्स्टेंटली नोट करता है कि कितने उसके आर्म जो हैं, यानी कि पेंटर के आर्म इम्परफेक्ट है, और हाउ ही कुड फिक्स इट। ठीक है, और वो किस तरीके से इसको फिक्स कर सकता है। Even as he notes that it reveals great soul in its artistry। In other words, while Andrea endeavors to discover the cause of his unhappiness, he reveals to the reader that his inability to take risk lies deep within him। एक्चुअली एंड्रिया जो है कुछ न्यू आर्ट क्यों नहीं क्रिएट कर पाता, या उसके अंदर आर्ट के अंदर सोल क्यों नहीं जो है वो क्रिएट कर पाता, क्योंकि उसके अंदर एक इनएबिलिटी थी कि वो रिस्क नहीं ले सकता था। ठीक है, अपने अंदर के रिस्क के साथ फाइट नहीं कर सकता था। वो कहता है ना, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर आपने वो बिजनेस का एक रूल है ना कि अगर आपने बहुत ऊपर जाना है तो फिर आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग इसलिए सक्सेस की तरफ नहीं जा पाते क्योंकि उनके अंदर ग्रेटर रिस्क लेने की मतलब एक उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती, उनके अंदर गट्स ही नहीं होते, या उनके अंदर करेज नहीं होती कि वो ग्रेटर रिस्क जो है उनको उनको जो है उनके साथ फाइट कर सके। तो वो इसकी इनेबिलिटी थी कि वो टू टेक रिस्क डीप लाइज डीप विद इन हिमसेल्फ। इट इज हियर दैट द basic arc of the poem is revealed, ultimately through his struggle to blame fate and Lucrezia for his unhappiness। ठीक है, पहले वो क्या करता है, अपनी आउटर फोर्सेस को ब्लेम करता है, अपने आउटर सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करता है। कभी वो कहता है कि भाई मेरी अपनी चॉइस थी कि मैं फ्रांस को छोड़ के इटली में आ गया। फिर कहता है कि ये जो मेरी बीवी है शायद ये मेन कॉज है। ठीक है, मेरी बीवी जो है उसको मेरे पे एतमाद नहीं है, इसलिए मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन। तो वो पहले सारा बाहर की ब्लेमिंग गेम खेल के जब वो फारिग हो जाता है और उसकी बीवी भी उसको छोड़ के चली जाती है, तो फिर फाइनली वो अपने अंदर झांक के देखता है। एंड्रिया कॉन्स्टेंटली रिटर्न्स टू हिमसेल्फ एज द विलन।
उसको पता चलता असल में तो कसूर उसका अपना था, बाहर के लोगों का नहीं था. The dramatic irony is uncharacteristically light in his poem, because Andrea basically knows the answer to his query. Not only did he choose Lucrezia in the first place, but he also chose to escape France with her. Further, he chooses to let her go off to her lover, whom she refers to as her cousin. And he chooses to continue painting in a way he despises. और फिर भी वो उसी तरीके से जो है कंटिन्यू करता है उस पेंटिंग को, जैसा कि वो जिसको वो डिस्पाइज करता था. Deep fear at the heart of poem is fear of having no inspired purpose, of every rational faculty to avoid looking, of having talent but no direction. और डीप फियर क्या था एट द हार्ट ऑफ पोएम, वो क्या था? फियर ऑफ हैविंग नो इंस्पायर्ड पर्पस, कि उसका कोई इंस्पायर्ड पर्पस ही नहीं था. ऑफ हैविंग टैलेंट बट नो डायरेक्शन, कि उसके अंदर टैलेंट तो था लेकिन डायरेक्शन नहीं थे. ठीक है, आपके अंदर टैलेंट है बट पर्पस ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है. मोस्टली लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि राइट डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो फेल हो जाते हैं. ठीक है. नंबर 2, जीने के लिए, आगे जाने के लिए कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए. अगर तो आप इसलिए आगे चल रहे हैं कि सारे पेंटर हैं और आप भी पेंटर बन जाए, सारे डॉक्टर हैं और आप भी डॉक्टर बन जाए, और सारे इंजीनियर हैं तो आप भी इंजीनियर बन जाए, तो एक्चुअली आप फेल हो जाएंगे. यू विल ऑलवेज कंपेयर कि अच्छा वो ज्यादा अच्छा डॉक्टर है, वो ज्यादा कमा रहा है, और उसकी बीवी ज्यादा अच्छी है, शायद उसकी बीवी ही नहीं है इसलिए वो कामयाब है. तो फिर हम क्या करते हैं? हम कंपैरिजन करते रह जाते हैं और हम अपने अंदर के टैलेंट को क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते? नंबर 1, एक तो हमारे अंदर पैशन ही नहीं होता. नंबर 2, राइट डायरेक्शन ही नहीं होती. टैलेंट होता है, सब इंसान, हर इंसान के अंदर होता है. ठीक है, लेकिन क्या होता है कि राइट डायरेक्शन नहीं होती. तो जब पर्पस नहीं होता तो इंसान डिप्रेशन में जाता है, अनहैप्पीनेस की तरफ जाता है. तो ये वो सारी चीजें जो वो एक आर्टिस्ट के अंदर दिखा रहा है कि वो बेसिकली है तो आर्टिस्ट. और क्यों फ्लॉलेस आर्टिस्ट है? वो आयरॉनिकली उसने उसको टाइटल दिया कि फ्लॉलेस आर्टिस्ट, क्योंकि वो जो है कोई इनोवेशन करना ही नहीं चाहता कि कहीं उससे गलती ना हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फर्दर इट चूजेस टू हर. तो द डीप फियर एट द हार्ट ऑफ द पोएम इज फियर ऑफ हैविंग नो इंस्पायर्ड पर्पस. कोई उसके अंदर इंस्पायर्ड पर्पस ही नहीं था, कोई पैशन ही नहीं था. टैलेंट तो था बट नो पैशन, नो पर्पस एंड नो डायरेक्शन. द हार्ट ऑफ such despair is so deep that Andrea will use his every rational facility to avoid looking into that question. और हार्ट ऑफ such despair इतना डीप था कि एंड्रिया विल यूज हिज एवरी रेशनल फैकल्टी. ठीक है, इसको कहते हैं बेटा सेल्फ डिफेंस. हमें बाहर के लोगों की गलती नजर आती है, अपनी गलतियां नजर नहीं आती. टू अवॉइड लुकिंग इनटू दिस दैट क्वेश्चन. ठीक है, अपने अंदर नहीं झांकता, बाकी सबको देख लेता है. सो ही इंस्टेड कन्विंसिंग हिमसेल्फ दैट ऑल विल बी ओके. इस वजह से वो अपने आप को कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. हिज ग्रेटेस्ट वीकनेस इज दैट ही बेयरली आस्क्ड द हार्डेस्ट क्वेश्चन. ठीक है, सबसे उसकी ग्रेटेस्ट वीकनेस क्या थी? कि वो हार्डेस्ट क्वेश्चन बेयरली आस्क करता था. व्हाट इफ ऑल ऑफ हिज मीन of this means nothing? Perhaps were he to fully confront that question, he would create work that resonate in a deeper way than his current painting, but he is unwilling or unable to do so, and convinces himself that he chooses the material over the heavenly word. और वो फिर अपने आप को क्या कन्विंस करता है कि वो मटीरियल जो है उसको चूज करता है हेवनली वर्ड पे, होपिंग ही विल फॉरगिवन फॉर फ्यूचर जनरेशन फॉर द चॉइस, कि शायद उसको जो है जनरेशन जो है इस चॉइस के लिए माफ कर दें. इवन ही इज डीप डाउन सर्टेन दैट विल नॉट बी द केस. और इवन वो डीप डाउन सर्टेन होता है कि शायद ये वो केस ना हो. ठीक है, विल नॉट बी द केस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अगेन इंसान पहले गुनाह करता है, सब कुछ कर करके वो कहता है कि एंड में मैं तो बख्शा जाऊंगा, मुझे तो जनरेशंस माफ कर देंगी और ये सारा कुछ हो जाएगा. तो ये वो सारी बात यहाँ पे बता रहा है. अच्छा जी, अब जरा